2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का खदशा है। बुध को कोकरनाग एनकाउंटर में इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के 1 अफसर ने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोडाक और डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल बट अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश कर चुके हैं। इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी भी हुए हैं। बड़ी तादाद में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। और इस खबर पर इस वक्त ताजा क्या हालात हैं, इस बारे में जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अपने रिपोर्टर मुदस्सिर से। मुदस्सिर, इस वक्त क्या स्थिति है? जिस तरह से हेवी फायरिंग हो रही थी और लगातार ऐसा लग रहा था कि शायद वो आखिरी लम्हा, आखिरी वक्त पहुंच चुका है दहशतगर्दों का और अब उनका काम तमाम हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इस वक्त क्या स्थिति है? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि जो हैवी बम्बार्डमेंट्स है या फिर जो यूबीजीएल और आरपीजी या रॉकेट लॉन्चर्स की अगर हम बात करेंगे वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और लगातार फायरिंग जो है वो जारी है और फाइनल असॉल्ट की कोशिशें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से की जा रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये हमारे बिल्कुल जो सामने एनकाउंटर स्पॉट है, वो साइट है जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं और इस हाइड आउट को तबाह करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है और लगातार हम कह सकते हैं कि जो फायरिंग है या फिर इसको जो ड्रोन्स कैमराज की मदद से इसको निशाना बनाया जा रहा है इस साइट को, तो वो लगातार जारी है। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पेशकदमी है इस एरिया की तरफ वो भी लगातार जारी है। और इस हवाले से अभी जिस तरह से आपने कहा कि जो डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह है या एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार है, वो बजात खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और अभी वो इस एरिया में दाखिल हो गए हैं, गडोल में आ गए हैं और जो हालात का जायजा वगैरह है और सिचुएशन को जो है एसेस किया जा रहा है और लगातार उनकी तरफ से जो जरूरी हिदायत है वो ट्रूपर्स को दी जा रही है कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। और जहां तक यहाँ के लोगों की बात है तो सिविलियन मूवमेंट को जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और हम आपको एक मंजर दिखाना चाहेंगे एक घर का कि किस तरह से लोग जो है अपने घरों के अंदर ही है और सहमे हुए हैं और ये भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये ऑपरेशन जो है इख्ताम पजीर हो जाए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि आखिरी मराहिल में ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस की अब ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो वहां पर मिलिटेंट मौजूद है इस हाइड आउट में उनको निशाना बनाया जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और इसके लिए जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स है उनको अडॉप्ट किया जा रहा है, जो वॉरफेयर मेथड्स है उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि एरियल सर्वेलेंस से काम लिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह का जो वल्नरेबल स्पॉट है जहां पर जो मैनुअली पहुंचना काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता है, तो वहां पर एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई गई जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज अब किया जा रहा है। जैसे चॉपर्स को पहले यूज किया गया, उसके बाद लगातार हमारे ऊपर जो है ड्रोन कैमराज उड़ते दिख रहे हैं और ड्रोन कैमराज की मदद से एक स्पेसिफिक टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है। और पहले तो टारगेट को लोकेट किया गया और उसके बाद लगातार उस हाइड आउट को उस पर बम फेंके जा रहे हैं, यूबीजीएल्स ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, आरपीजीज फेंके जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि उस कम से कम उस हाइड आउट को तबाह कर दिया जाए और उसके बाद जो है अगर जरूरत पड़े तो फाइनल जो असॉल्ट है वो किया जाए और उसके बाद जो वहां पर मौजूद अगर कोई मिलिटेंट होगा तो उसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। तो फिलहाल हम आपको ये बता दें कि इस तरह की कोई खबर नहीं है कि मिलिटेंट कोई इसमें मारा गया, लेकिन कार्रवाई जो है वो जरूर जारी है। और जिस तरह से आला अफसरान का फिर एक बार यहां पर आना इस बात को दर्शाता है कि एक अहम मराहिल में ये एनकाउंटर दाखिल हो चुका है और ये कोशिश रहेगी सिक्योरिटी फोर्सेज की कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए और इस ऑपरेशन को कामयाब तरीन बनाया जाए। क्योंकि जिस तरह से कहा आपने कि 3 अफसरान ने, बड़े अफसर जो है फौज के और पुलिस के, उन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन गया कि इस एनकाउंटर को कामयाब तरीन बनाया जाए और कामयाबी के साथ इसको अंजाम
दिया जाए। और ये कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि जो मुश्तरका तौर पर कोऑर्डिनेशन में चले, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि एनकाउंटर के पहले ही दिन तीनों जो फोर्सेस है, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ, जो कि फोर फ्रंट पे तीनों फोर्सेस रहती है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में, और उनके सरबराहान का यहां पर आना यकीनी तौर पर इस बात को दर्शाता था कि अब जॉइंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की जरूरत है। और वही हुआ और फाइनली एक जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाई गई है, और जिसके तहत अब जो फाइनल असॉल्ट की कोशिश की जा रही है और फाइनल स्टेज में यह एनकाउंटर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। और इस हवाले से हम आपको बता दें कि जितनी भी टेक्निक्स है, एक तो वो अडॉप्ट की गई, एक तो उनका सहारा लिया गया, और दूसरी जानिब जिस तरह से ट्रेंड कमांडोज की अगर हम बात करेंगे उनको भी यहां पर बुलाया गया। इसके अलावा जो अगर बॉडीज कोई वहां पर रहती थी मार्टियर्स की, तो उनको रिट्रीव करने में काफी मुश्किलात पेश आ रही थी, और उसके लिए एसडीआरएफ की भी जो हेल्प है वो ली गई, उनकी खिदमत भी ली गई। और उसके बाद जो वहां पर बॉडीज थी उनको रिट्रीव किया गया बड़ी चौकसी और बड़ी मुस्तैदी के साथ। और ये भी चैलेंज एक था कि किस तरह से इस हैवी फायरिंग में जो मिलिटेंट्स की जानिब से की जा रही थी, और हैवी फायरिंग में उन ऑफिसर्स की बॉडीज जो वहां से रिट्रीव करना, ये भी सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और बिलाखिर इस चैलेंज से भी निपटा गया, और एसडीआरएफ की मदद से और कमांडोज की मदद से उन बॉडीज को रिट्रीव किया गया। और जिस तरह से आपने कहा कि उनका जो अंतिम विदाई है कुछ अफसरान की वो दी गई, और उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। और मैं आज के इस ऑपरेशन के बारे में जो अभी सुबह से जारी है उस पर सवाल करना चाहूंगा। और पिछले 1-2 घंटे से जो जोरदार बॉम्बिंग हो रही है, और जो उनकी कमीन गाह हो सकती है जहां पर उन्होंने असलाह बारूद रखा होगा, उसे तबाह करने की कोशिश है, दहशतगर्दों को बिल्कुल उनको सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश है। मेरा सवाल यह कि जब आज हेवी बॉम्बिंग सुबह से होती रही थी, तो क्या एक बार भी ऐसा हुआ कि क्रॉस फायरिंग हुई हो? क्या दहशतगर्दों की तरफ से भी कोई रिटेलिएटरी फायरिंग हुई है? देखिए विशाल, जब इस तरह की जो हैवी बम्बार्डमेंट से आज हमने पहले भी कहा कि बॉम्बिंग की इंटेंसिटी इतनी थी कि हमारे पैरों तले जो जमीन है वो हिल गई, और जो आसपास के स्ट्रक्चर्स है वो हिल गए। तो ऐसे में इस बात को एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है कि क्या वहां से कोई रिटेलिएशन हो पा रही है या नहीं, क्योंकि आवाजें इतनी जोरदार है कि इस बात को समझना मुश्किल है एक आम आदमी के लिए कि वहां से मिलिटेंट जो वहां पर छुपे हुए हैं वो रिटेलिएट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि जो ही बॉम्बिंग खत्म होती है, जो फायरिंग खत्म होती है, तो फिर उसके बाद एक सन्नाटा सा छा जाता है कुछ वक्त के लिए, और कुछ वक्त के बाद जो मरहलेवार तरीके से फिर वही जो है वही समा होता है, और फिर उसी तरह की बॉम्बिंग होती है, फिर उसी तरह की फायरिंग होती है। और यकीनी तौर पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ही कोशिश एक है कि इस हाइड आउट को पूरी तरह से तबाह किया जाए, इसको बस्ट किया जाए, और अगर वहां पर कोई मौजूद है तो उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए, और अगर वहां पर आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसको भी तबाह कर दिया जाए इन बम्बू के जरिए, इन ग्रेनेड्स के जरिए। और इस हवाले से जो एक स्ट्रेटजी है, मनसूबा बंद हिकमत अमली अपनाई जा रही है। और पहले तो इस तरह की जो बॉम्बिंग्स है, इस तरह की फायरिंग है वो की जा रही है, और जब अगर कोई रिटेलिएशन नहीं आती है तो उसके बाद यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पेशकदमी करेंगे उस सपाट की तरफ, और कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा, और ये देखा जाएगा पूरी तरह से जो एरिया है उसको सैनिटाइज किया जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि कोई और मिलिटेंट कहीं और जगह पर मौजूद तो नहीं है। तो उसके लिए भी ये अभियान जो है वो मेरे ख्याल से शाम तक जारी रहेगा। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस खबर पे और हालात पे बिल्कुल वैसी जैसे सुबह से आपने नजर बना रखी है, आप नजर बनाए रखें। हम आपके पास पे लौटेंगे अपडेट के लिए। तो फिलहाल ये है कि बहुत ज्यादा जो है इंटेंसिफाई कर दिया गया है इस ऑपरेशन को, और पूरी कोशिश है कि जो कोई भी दहशतगर्द वहां मौजूद है, चाहे उनकी संख्या 2 हो या 3 हो या 4 हो, वो वहां से राह फरार अख्तियार न कर पाए। उन्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। अपडेट इस पल पल की हम आपको देते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर और ये भी है कि कोकरनाग एनकाउंटर में शहीद हुए 3 अफसरान को मेंढर में भी खराज अकीदत पेश किया गया, जैसा कि कई हिस्सों में हो रहा है। लगातार इनके हक में शहादत को सलाम करते हुए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जो है मूवमेंट निकाली जा रही है, मोर्चे निकाले जा रहे हैं और रैलियां निकाली जा रही हैं, कैडल मार्च निकाले जा रहे हैं। तो ये अभी आपको हम बता रहे हैं कि मेंढर में भी ऐसा हुआ। कोकरनाग एनकाउंटर में शहीद हुए 3 अफसरान को मेंढर में भी खराज अकीदत पेश किया गया,
गवर्नमेंट स्कूल मेढर के तलबा ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। स्टूडेंट्स ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जवानों की वजह से ही मुल्क के लोग चैन की नींद सोते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आज हम सब ने मिलके इन सब को श्रद्धांजलि दी है। ये हम चाहते हैं कि भारतीय सेना और आगे बढ़े और हमारे जो ये जवान हैं देश के, ये और शहीद ना हो। हम सब दुख की घड़ी में इन सब की फैमिलियों के साथ खड़े हैं। आज हमने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मल्ला में एक आयोजन किया गया है इन श्रद्धांजलि के लिए, जो स्कूल में स्टाफ और बच्चे मिलकर इन अफसरान के लिए हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसलिए और ये हमारे बहुत दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं और ये शाना बशाना है और कोई भी ऐसी हरकत जम्मू कश्मीर में ना हो। हम ये भगवान से, ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि ऐसी घड़ी किसी के ऊपर ना आए। और सरहदी इलाके अरनिया के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दों को भेज रहा है, वो कश्मीर का माहौल खराब करना चाहता है, मगर फौज उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जबकि लोगों ने पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया तो मरकजी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करे। देखिए, ये पाकिस्तान जो है ना, ये सीधी तरह बाज नहीं आएगा, तो ये सुधरने वाला ऐसे नहीं है। हम अपनी सरकार से और पाकिस्तान को जितना भी सख्त से सख्त ये जवाब देंगे उतना ही कम है, क्योंकि ये सुधरने वाला नहीं है। ये जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम है वो सीधी नहीं होती है, तो इसको सीधा करने के लिए इसको जबरदस्त जो है वो जवाब देना पड़ेगा। हमारे निहत्थे जवान जो है ये आए दिन शहीद कर रहा है, तो हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और अपनी पाकिस्तान की जो सरकार है, हम उसको भी कहना चाहते हैं कि अगर आप अपना भला चाहते हो तो हिंदुस्तान के साथ अपने संबंध जो ठीक रखो, नहीं तो आप बिल्कुल तबाह हो जाओ। ये बहुत ही दुख भरी घटना है और इस संकट की घड़ी में, इस दुख भरी जो उनकी शहादत हुई है, वो शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, हम उनके परिवार के प्रति पूरी जो संतावना वो अपनी व्यक्त करते हैं और उनके परिवार के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। जो उन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। पूरी हमारी भारत सरकार जो है वो उनके साथ खड़ी है और जितनी भी उन परिवारों की मदद जो होगी वो हमारी सरकार भी करेगी और हमारे लोगों के साथ भी उनके साथ सहयोग। हमारे जवानों का जो हौसला बिल्कुल बुलंद है, वो कभी भी उनका हौसला पस्त होने वाला नहीं है और हमारे जो जवान हैं बिल्कुल प्रोफेशनली ढंग से उनका कड़ा से कड़ा उनको जवाब देंगे और जवाब देने के वो सक्षम भी हैं और हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं। वो जिस तरह अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से दे रहे हैं, हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पुंछ जिले के तहसील सुरनकोट के गांव लसाना में टाटा सुमो हादसे में ड्राइवर समेत 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। इनमें से 10 जख्मियों को फौरी तौर पर राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर जुल्फिकार अली का कहना है कि 10 जख्मी उनके पास आए हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। ताहम इन सभी को फिलहाल करीबी निगरानी में रखा गया है। 10 इंजर्ड आए हैं। ये सुना है कि लसाना में किसी टाटा सुमो का एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से शिफ्ट करके लाए हैं। अभी हमारे पास जो 10 इंजर्ड आए हैं उनमें से 3 केस ऐसे हैं जिनको सीरियस टाइप की इंजरीज हैं, जैसे एक स्पाइनल इंजरी है, एक हिप इंजरी है, एक को मल्टीपल ट्रॉमा है। तो बाकी जो 7 हैं उनको सॉफ्ट इंजरीज हैं। फर्स्ट एड इस पर दी जा रही है, ड्रेसिंग वगैरह नेसेसरी चीज़ें। उसके बाद 1 घंटे के बाद डॉक्टर जो है दोबारा असेस करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसी को नेचर ऑफ इंजरी क्या है या और कौन सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अभी तक जो हमारा फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा रही है और डॉक्टर की फर्स्ट असेसमेंट है, इसमें अभी रेफर के का कोई केस नहीं है। तो कितने पेशेंट हैं टोटल? 10 केस आए हैं हमारे पास। इनमें कहा 3 थोड़े से सीरियस इंजरी के हैं और 7 जो है सॉफ्ट।
गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बंदाछन रामबन की खस्ताहाली के बायस स्कूल में जेर तालीम तलबा और तदरीसी अमले को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। स्कूल इमारत की हालत अबतर हो चुकी है। इमारत के अंदर बैठना दुश्वार है। स्कूली इमारत इस कदर टूट फूट का शिकार है कि किसी भी वक्त इमारत गिरकर किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। इस बारे में जब जोनल एजुकेशन ऑफिसर गूल से पूछा गया तो उन्होंने स्कूल की हालत सुधारने की यकीन दहानी कराई। सब ओपन ट्रांच है तो ओपन है, खुला है पूरा, ऊपर से बंद नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। हालात ऐसी है कि मिड डे मील बनता है वो बाहर ओपन में बनता है। किचन शेड में जाने के काबिल नहीं है। वो किचन शेड बनाया है तो लेकिन उसमें वो क्रैक हो चुका है। उसमें जा नहीं सकते हैं। उसमें कैसे जाएंगे वहाँ तो वो गिर जाएगा ऊपर से। टूट गया है। अब इसकी खस्ताहाली क्या, बच्चे आते हैं 40-50 बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन रहेंगे कहाँ। लेकिन स्कूल जो है टूट गया है तो वो फिसल रहा है। तो पता नहीं ये हमारी अपनी भी लापरवाही है, अपनी क्या लापरवाही है। हर कोई तो आता है तो लेकिन देखते हैं तो करते कुछ नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो है, अगर बच्चे स्कूल में आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। बच्चे भी किसी वक्त स्कूल के नीचे भी आ सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए मेरे हिसाब से खर्च किए हैं, लाखों से ऊपर ही होगा। इसके किचन शेड की हालत, इसके बाथरूम की हालत, इसके सेफ्टी टैंक की हालत से शैतान भी वो शर्मिंदा होता है। यहाँ पर बच्चों का बैठने का तालीमी मेयार के लिए उनको एटमॉस्फेयर होना चाहिए बैठने के लिए। वहाँ उनको तालीम हासिल करनी है। यहाँ इस हालत में ये तो बद से बदतरीन यहाँ की ये उठने बैठने का सिस्टम है जी। यूपीएस बंदाछन में जो स्कूल बिल्डिंग है वो क्रैक हुई थी। असल में वो पहाड़ी इलाके हैं। यूपीएस बंदाछन हुआ, डेडा साइड हुआ, ये सिंकिंग एरिया है। तो इनमें बिल्डिंगों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जब भी कभी बारिश हुई या जलजला हुआ तो स्कूल बिल्डिंग्स को, बहुत सी बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। उसके बारे में वहाँ पर जो है रिनोवेशन के लिए उसके लिए पैसा आया था। उसका काम जो है सुना मैंने शुरू हुआ है, कुछ किया था, लेकिन मैं उसके बाद तहकीकात करूँगा कि काम को क्यों रोका गया और काम क्यों नहीं हो रहा है। हमारे पास वहाँ कंपोजिट ग्रांट का पैसा आया है। वो मैंने उस्ताद साहिबान से कहा है तो आप किचन शेड की रिपेयर के लिए होगा या बाथरूम टॉयलेट्स के लिए होगा या वो शेड है, क्या नाम है, पिट है, उसके लिए अगर पैसा लगता है उसमें से वो पैसा लगाएंगे, उसको रिपेयर करेंगे। तो बाकी हम इसके लिए खुद भी मैं इंशाल्लाह वहाँ जाऊँगा, देखूँगा मैं। का शिकार है। ग्राउंड में पत्थर और गड्ढे मौजूद हैं। इसकी वजह से नौजवानों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों और नौजवानों का कहना है कि जहां सरकार खेलकूद का बुनियादी ढांचा बनाने के दावे कर रही है, लेकिन टनमर्ग में आज तक ग्राउंड की कोई मरम्मत नहीं हुई। नौजवानों का मुतालबा है कि इस ग्राउंड के साथ खस्ताहाल सरकारी इमारत को भी हटाया जाए। टंगमर्ग में हमारे पास एक ही लोता ग्राउंड है यहाँ पे टंगमर्ग में। लेकिन ये भी अगर देखा जाएगा कि यहाँ पे कोई खास खेलने के लिए कोई खास सुविधा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग है। बहुत सारी बार हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि ये बिल्डिंग को थोड़ा बहुत यहाँ पे हटाए, इसको ग्राउंड में इंतजाम किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ या स्पोर्ट्स काउंसिल का जो नुसरत गुल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस टंगमर्ग के खूबसूरत ग्राउंड को थोड़ा बहुत फंड्स अलाट करें ताकि ग्राउंड बिल्कुल थोड़ा बहुत खेलने के लिए मैसर आएगा लोगों के लिए। करोगे हमारे पास शायद 64 टीम्स थे और 64 टीम्स में से हर एक टीम का प्लेयर एक जख्मी हुआ होगा, जिनकी तादाद 70 लोगों से ज़्यादा बच्चे जो है जख्मी हुए ग्राउंड में। तो उनका जो इलाज है वो किसी कारण से मैच भी नहीं खेलते हैं। किसी की टांग में फ्रैक्चर हो गया, किसी की बाजू में फ्रैक्चर हो गया बिकॉज ऑफ दिस। ये आप खुद देख रहे हो कि ग्राउंड की हालत क्या है। और हम मैडम डीसी से मुतनम क्या बोलते हैं उसको, क्या हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि मेहरबानी करके वो इस तरफ तवज्जो दे और ये जो ग्राउंड है इसकी तरफ पूरी तौर आप खुद आपने आज एनालाइज किया होगा कि क्राउड कितना यहाँ पे आता है, कि क्राउड जो है करीबन हमारी नजरों में 10-12 हज़ार लोग यहाँ पे आज का मैच देख रहे थे। इस तरह यहाँ क्रिकेट होता है और कोई भी गेम होती है काफ़ी अच्छी उरूज पर होती है, लेकिन मैदान बेहतर नहीं है और जो कंडीशन मैदान की होनी चाहिए वो मैदान में नज़र नहीं आ रही। आप देख भी सकते हो कि इस तरह की इस मैदान की खस्ता हालत है। और जो लोग चाहते हैं इस मैदान को सजाया जाए, संवारा जाए तो बेहतर रहेगा हमारी युवा पीढ़ी के लिए। तो आप
जाकर जो यंग टैलेंट है बेहतर टैलेंट निकल सकता है। और यहाँ ड्राइव लगाना भी आसान नहीं, क्योंकि जो अगर हम नीचे नज़र डालें तो पत्थरों से भरा हुआ है और यहाँ खिलाड़ियों को ये सोच में रखना होगा अगर हम गिर गए तो हम चोटिल भी हो सकते, और जिसकी कारण यहाँ बेहतर क्रिकेट या बेहतर गेम नहीं होती है। और मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा अपने आला हुकूमत से कि इस मैदान को बेहतर किया जाए। 5-6 साल या इस ग्राउंड में खेला है, लेकिन यहाँ का आउटफील्ड अच्छा नहीं है, कहीं पे पत्थर है तो कहीं पे गड्ढे हो गए। बस हम चाहते हैं कि बस ग्राउंड को बस मेंटेन कीजिए, आप थोड़ा बहुत मदद कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे ना बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते। नाज़रीन, जहाँ सरकार मुख्तलिफ जगहों पे जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाया जा रहा है और मुस्तहकम बनाया जा रहा है, ताहम जो टंगमरग का क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पे काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। और यहाँ जो खिलाड़ी है खेलने आते हैं उनकी डिमांड है कि इस ग्राउंड को जल्द अज जल्द यहाँ पे बनाया जाए, उसकी असर नव तामीर किया जाए और उसकी मेंटेनेंस की जाए ताकि ये खेलने के लायक अच्छा बने। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमरग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और श्रीनगर में 3 रोजा आयुर्वेदा प्रो शुरू हो गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेदा महासम्मेलन की जानिब से इसका इनेकाद किया गया है। इस मौके पर LG मनोसेना ने भी खिताब किया। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व के जरिए हमारी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों के बीच आयुर्वेद की अधिक से अधिक स्वीकार्यता और उसे कैसे हम लोकप्रिय बना सकते हैं, और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों के उपचार की मुख्य पद्धति के तौर पर इसे कैसे अपनाया जा सकता है। वैद्यराज कोटेचा और पद्मभूषण त्रिगुणा जी मुझसे बेहतर जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश विदेश के विभिन्न विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने लाइफ स्टाइल से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर जितना भी रिसर्च किया है, उसमें एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि आयुर्वेद द्वारा लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की बीमारियों के निदान का जिक्र अब उसमें हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में इस विषय पर एक विस्तृत खबर छपी थी कि क्या अश्वगंधा के इस्तेमाल से तनाव स्ट्रेस संबंधी बीमारियों का निदान किया जा सकता है। और उस आर्टिकल में कई रिसर्चर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि अश्वगंधा के सेवन से उन्हें स्ट्रेस से निजात मिली। अमेरिकन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर कैथी विलकॉक्स ने लिखा है, सीजनल तथा लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियों के निदान में आयुर्वेद से बेहतर कोई दूसरा विकल्प दुनिया में मौजूद नहीं। और मैं समझता हूं उनके इस विश्वास के पीछे वर्षों की तपस्या, रिसर्च के अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्राचीन दर्शन है, जो हमारी संस्कृति, हमारी दिनचर्या का एक अहम अंग रहा है। मैं इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि 2019 के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर यूटी में भी जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद को उसका स्थान मिलने लगा। और इसके साथ ही प्राइम न्यूज@1 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।